गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट 3 के टॉपिक काव्य शास्त्र में से काव्य के लक्षण और स्वरूप से संबंधित चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ भारतीय काव्य शास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषा से हम काव्य के लक्षणों को, काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको हमारा ये YouTube चैनल कैसा लगता है? आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये काव्य लक्षण या साहित्य जो हैं ये है क्या, किस चीज़ से मिलकर के बना है, हम साहित्य किसे कहेंगे, इस चीज़ का हम विस्तृत वर्णन करेंगे। हम पाते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में साहित्य शब्द का प्रयोजन, साहित्य शब्द का प्रयोजन सहित किससे लिया गया है? सहित से। और सहित का यहाँ अर्थ किया है शब्द और अर्थ के सहभाव से स्थित होना। इस दृष्टि से जिस अर्थ में साहित्य शब्द का प्रयोग हिंदी में प्रचलित हो गया है वह संस्कृत काव्य शास्त्र में कभी नहीं रहा। भामा से लेकर पूरी काव्य शास्त्रीय परंपरा में सहित का अर्थ शब्द और अर्थ का सहभाव से स्थित होना ही है। यानी संस्कृत काव्य शास्त्र में सहित शब्द का जो अर्थ लगाया है वह शब्द और अर्थ का सहभाव से स्थित होना ही है। अतएव साहित्य शब्द और अर्थमयी यानी साहित्य जो हैं वह शब्द और अर्थमयी ऐसी रचना है जिसमें शब्द और अर्थ सहभाव से स्थित हो। किससे हो? सहभाव से स्थित हो, उसको अपन साहित्य कहेंगे। ये संस्कृत के अनुसार। भारतीय काव्य आचार्यों ने या काव्य शास्त्रियों ने काव्य की चर्चा की है, उसके लक्षण बताए हैं, स्वरूप आदि का आख्यान किया है। काव्य का विवेचन करने वाले भारतीय परंपरा में प्रथम आचार्य हुए हैं भामह। इन्होंने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ में काव्य को इस प्रकार परिभाषित किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में काव्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य अलंकार ग्रंथ। शब्दार्थो सहितो काव्यम, इस सूत्र के अनुसार शब्द और अर्थ के सहभाव से स्थित होने में काव्य हैं। किसमें? शब्द और अर्थ के सहभाव से स्थित होने में काव्य हैं। भामह ने सहितो शब्द को स्पष्ट नहीं किया है कि हम सहितो
शब्द का क्या अर्थ लगाएं, यह चीज उन्होंने स्पष्ट नहीं की है। इसलिए इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष हैं, यानी इस परिभाषा में व्यापकता बहुत आ गई है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष हो गया है। क्यों? क्योंकि दैनिक भाषा व्यवहार में भी शब्द और अर्थ सहभाव से रहते हैं, पर उस भाषा व्यवहार को हम काव्य नहीं कह सकते। भामह की परिभाषा के अनुसार जहाँ जहाँ शब्द और अर्थ सहभाव से हो, वहाँ वहाँ काव्य की व्याप्ति होने लगेगी। यानी चाहे अपन दैनिक व्यवहार में बातचीत ही क्यों न करते हो, यदि वहाँ शब्द और अर्थ सहभाव से स्थित हो, जब अपन बात करते हैं किसी से तब शब्द और अर्थ सहभाव से स्थित होते हैं और उस बातचीत को अपन काव्य नहीं कहते हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ सहभाव से ही रहते हैं, वहाँ वहाँ काव्य की व्याप्ति होने लगेगी। इस दोष के रहते हुए भी भामहकृत परिभाषा शब्द और अर्थ को आधार बनाने के कारण बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने जो परिभाषा दी है उसमें शब्द और अर्थ को मूल आधार बनाया है, इसलिए यह परिभाषा जो है महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसके पश्चात आचार्य मम्मटकृत काव्य लक्षण का विवेचन प्रसंग प्राप्त है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि। क्या कहा है कि दोष रहित व गुण सहित शब्दार्थ काव्य हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः क्वापि, यानी दोष रहित व गुण सहित शब्दार्थ क्या हैं? काव्य। कभी कभी वह बिना अलंकार के भी हो सकता है, इसलिए काव्य में जो है अलंकार होना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। वह बिना अलंकार के भी काव्य हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए? दोष रहित और गुण सहित होना चाहिए। इसमें शब्दार्थ के दो विशेषण हैं। शब्द और अर्थ के दो विशेषण किए इन्होंने। पहला तो किया है अदोषो और सगुणो, अर्थात शब्दार्थ दोष रहित हो और गुण सहित हो। फिर इन्होंने कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को गुण कहा है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। फिर जो हैं हमारे कविराज विश्वनाथ आते हैं, उन्होंने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है और उन्होंने परिभाषा दी है कि रसात्मक वाक्यम काव्य। क्या कहा? रसात्मक वाक्यम काव्यम। रसात्मक का अर्थ है जिसमें आस्वादन बुद्धि हो। क्या हो? आस्वादन बुद्धि हो, चमत्कार की प्रतीति हो, नूतनता की प्रतीति हो। कितनी बातें कही हैं? एक तो है कि जिसमें आस्वादन बुद्धि हो, चमत्कार की प्रतीति हो और नूतनता की प्रतीति हो। इस परिभाषा में भी वाक्य को
सार्थक शब्दों का समुच्चय है, इसी का कथन किया है। इन्होंने भी कहा है कि वाक्य ऐसा हो जो सार्थक शब्दों का समुच्चय हो। अतः रस का समावेश करते हुए भी यह परिभाषा शब्द और उसके समुच्चय पर आधारित है। अगले हमारे काव्यशास्त्री आते हैं पंडित राज जगन्नाथ। इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में साहित्य शब्द को परिभाषित किया है और कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दः काव्यम। क्या कहा? रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दः काव्यम। इस परिभाषा में भी शब्द महत्वपूर्ण है। शब्द को इन्होंने भी नहीं छोड़ा, विश्वनाथ ने वाक्य को नहीं छोड़ा। रमणीयार्थ का तात्पर्य है जो नूतनता की प्रतीति कराएं। किसकी? नूतनता की प्रतीति कराएं, जो श्रोता के मन को आकृष्ट कर लें। श्रोता जो हैं काव्य को पढ़ करके सुन करके आकर्षित हो जाए, श्रोता का मन उस अर्थ में लीन हो जाए, उसमें तदाकार परिणति हो जाए, तो उसको अपन काव्य कहेंगे। देखिए, जो भी हो, भारतीय आचार्यों में किसी ने भी शब्द का आधार कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए यह सभी परिभाषाएं वस्तुनिष्ठ हैं, उनका सत्यापन किया जा सकता है तथा ये आचार्यों के गहन चिंतन से उद्बुद्ध हैं। यह चिंतन काव्य की परिभाषा के संदर्भ में स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, आज बस हम इतना ही करेंगे। काव्य लक्षणों के बारे में हमने चर्चा की है। कल हम अगला चैप्टर लेंगे। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।